एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हमने लास्ट क्लास में किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था हमने डेरिवेशन। उससे हमने फिर हाफ लाइफ टाइम भी निकाल लिया था। उसके बाद हमने कुछ जनरल फॉर्मूले देखे थे कि हम एक जनरल फॉर्मूला जैसे कि सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर या किसी भी एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए हम कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, उसका एक जनरल इक्वेशन हमने देखा था। इसी तरह हमने हाफ लाइफ टाइम के बारे में भी देखा था कि हम हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो उनके जनरल इक्वेशन हमने देखी थी। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे डेरिवेशन करो। अब ऑर्डर तो कुछ भी आ सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है डेसिमल में, तो आप किस किस को करोगे? सारे डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है करने, तो इसलिए हमारे पास वो जनरल फॉर्मूला होता है। तो वो जनरल फॉर्मूला याद रखो, दैट्स इट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आपने फॉर्मूले पढ़े थे, क्योंकि उसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्वेश्चन। उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो वैसे करके रखना चाहिए आपको पढ़ने से पहले सब कुछ। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% completed, 75% completed in 100 minutes. In 100 minutes. Find out the time. Find out the time for 87.5% completion. ये है क्वेश्चन। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% completed in 100 minutes. Find out the time for 87.5% completion. तो देखने से क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है, ये बात तो समझ आ रही है। तो यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगना है हमारा, K1T इज इक्वल टू 2.303 log A/A-x, ये वाला फॉर्मूला लगना है इसमें। ठीक है, अब जो रिएक्शन हो रही है ना, देखो कुछ इस टाइप से हो रही है। 0 टाइम पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी A0, प्रोडक्ट की तब तक कुछ भी नहीं थी। 100 मिनट का टाइम हुआ। जैसे ही 100 मिनट्स कंप्लीट हुए तो हुआ क्या, रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई। रिएक्शन जो है 75% कंप्लीट हो गई। इसका क्या मतलब है कि 75% प्रोडक्ट बन चुका था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 75% प्रोडक्ट बन चुका था। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट बचा था वो कितना बचा था, सिर्फ 25%। ठीक है ना, देखो भाई, कोई भी रिएक्शन जितने परसेंट कंप्लीट हो रही है दैट मीन्स इतने परसेंट उसका प्रोडक्ट बन चुका है, तभी तो कंप्लीशन हुआ है ना। रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब जब रिएक्शन मान लिया 50% कंप्लीट हो गई, तो यानी 50% प्रोडक्ट मिल चुका है अब हमें। ठीक है, बाकी का बचा हुआ 50% अभी रिएक्टेंट बचा हुआ है। इसी तरीके से अगर 70% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो फिर हमारा बाकी का जो रिएक्टेंट अभी बचा है वो 30% बचा है। 70% हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है हमें। ठीक है, तो कंप्लीशन होने का मतलब है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 75% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, दैट मीन्स कि 75 A/100 जो है हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है हमें। ठीक है, आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, इतना प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। तो ये किसकी वैल्यू है, x इक्वल टू 75 A/100।
अब यहाँ पर 25% क्या बचा हुआ है, ये a माइनस एक्स, ये वाला पार्ट बचा हुआ है ना, तो ये कितना है हमारा 25a/100, ठीक है, यही तो है हमारा। तो रिएक्शन जो है हमारी इनिशियली कितनी थी, देखो अच्छा इसमें a वाली बात अगर हम ना लिखें क्योंकि ये हमारी परसेंट में है तो इसको हम पूरा 100 ही मान लेते हैं, 100% ना, कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो भी 100% है पूरा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो 75% कंप्लीशन से बना है और जो हमारा रिएक्टेंट बचा हुआ है वो भी 25% बचा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं, तो K1 की वैल्यू निकाल सकते हैं अब हम। तो फाइंड आउट करो, K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 100, ये T की वैल्यू है 100 मिनट्स, लॉग ऑफ A की वैल्यू कितनी है 100% है ये तो हमारा, डिवाइड बाय A हमारा 100% माइनस x कितना है 75%, तो इसको हम 75 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट a माइनस एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं हम 25, ठीक है, डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं ना हम इसको, a माइनस एक्स को 25 भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये आपका माइनस करने के बाद भी सेम यही आने वाला है, डिवाइड बाय 25 ये आएगा, ओके। तो यहाँ से आपका जो K1 आने वाला है इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2, ये सेम पहले की तरह नहीं हो गया जैसे पहले आपने की थी रिएक्शन, यहाँ पर इंटू 2 और log 2 डिवाइड बाय 100, log 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइड बाय 100 ये आएगा। इसको हम क्या ले रहे हैं, अभी हम इसको ना सेम जैसे ये लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये हमारा आया है K1 की वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है हमारी वो आई है K1 की वैल्यू, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अभी हम इसको कट करते ही नहीं है क्योंकि सब कुछ कट करके आप निकालोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो अभी इसको इतना ही रहने दो क्योंकि अभी हमारा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फॉर 87.5% कंप्लीशन, यानी कि अब हमें दोबारा से यही फॉर्मूला लगाना है लेकिन उस रिएक्शन के लिए जो चीज़ होने वाली है इनमें चेंजेस आएगा। अब हमारा जो कंप्लीशन है वो 87.5 है, अब प्रोडक्ट जो है हमारा वो 87.5 कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर जो a माइनस एक्स बचने वाला है वो कितना बचेगा 100 माइनस 87.5, ओके। तो अब यहाँ पर हम दोबारा से इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे हम अपनी वैल्यूज़, और क्योंकि हमें निकालना है टाइम तो फिर से हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। टाइम निकालना है ना तो टाइम को एक साइड रहने दो, 2.303 डिवाइड बाय K1 लॉग ऑफ A की वैल्यू क्या होगी 100 और 100 माइनस 87.5, इसको 100 माइनस 87.5, ठीक है। इतना कुछ डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं इसमें, ये अलग पार्ट कर रहे हैं हम अब इसका। अभी K1 की वैल्यू ये वाली हमें यहाँ पर पुट करनी है, इसीलिए कट नहीं किया था सारी वैल्यूज़ को, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ये जो डिवाइड में है 100 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट। लॉग 100 अपॉन 100 डिवाइड बाय 12.5, 2.303 से कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल इसको भी कर सकते हो, यह आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 0.3010 लॉग ऑफ 100 अपॉन 12.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये आएगा आपका 8, ट्वेंटी 8 आर 200, तो ये 8 आ जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8,
इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, ये लिख देंगे इसको। अब इसका पार्ट ये यहाँ पर है नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो ये टाइम चल रहा है 50 डिवाइड बाय 0.3010, ये 3 जो है आपका वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर, तो इसको इंटू 3 कर सकते हैं, log 2। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइड बाय 0.3010, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और ये आ जाएगा हमारा 150 मिनट्स। ठीक है, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें कंप्लीशन का मतलब है इतना प्रोडक्ट बन चुका है और हमारा बाकी का जो बचा हुआ है वो रिएक्टेंट है अभी भी। ठीक है, तो अगर हमारी रिएक्शन इतनी कंप्लीट हो रही है इस रेट से, अब देखो उसका रेट सेम रहा, चाहे रिएक्शन हमारी कोई भी तरह की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हर प्रोसीजर में रेट सेम रहा, इसीलिए हमने सेम रेट लिखा। तो जब हमारी रिएक्शन इतनी कंप्लीट हुई उससे हमारा जो रेट आया वही हमने इसमें यूज़ किया, तो रेट में कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेम रहेगी, रेट कांस्टेंट आपको सेम रखना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो भी होगी उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। और इसकी वैल्यू में यहाँ पर ना मिनट इनवर्स भी लिख देना, क्योंकि ये भी यूनिट्स भी लिखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। अब ना एक इम्पॉर्टेंट सा फॉर्मूला है बहुत, और उससे गेट में तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। गेट का तो बिल्कुल ही फेवरेट है ये, जैसे कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका आना चाहिए क्वेश्चन कैसे होता है। तो अब हम यही करने वाले हैं। ये फॉर्मूला होता है आपका टी हाफ से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो हमारी टी हाफ की वैल्यू होती है ना, हाफ लाइफ टाइम की, उसका ये एक फॉर्मूला होता है। जो टी हाफ है हमारा, वो हमारा किसके इक्वल होता है, इस वाले पार्ट के इक्वल, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह दो आप इसको, कि ये जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इसकी पावर के, a⁻n−1। ये वाला फॉर्मूला ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हाफ लाइफ आप देख रहे हो ज़ीरो ऑर्डर के केस में क्या थी, पहले वो देखो आप। ज़ीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम क्या था, a/2 के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या था, जब n=1 था तब टी हाफ क्या था, 0.693/k। ठीक है, n=2 के केस में क्या होगा, तो जो भी आप टी हाफ निकालते हो, देखो फॉर्मूला आपने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वो ये था आपका जनरल फॉर्मूला जो था वो ये था। ठीक है, तो यहीं से ये फॉर्मूला बना है, यहीं से ये फॉर्मूला बनाया गया है कि जो हमारी टी हाफ होती है ना वो हमारी इस कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और इसकी पावर n-1, यहाँ पे n क्या है हमारा, ऑर्डर है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर n/2 किसी का भी निकाल सकते हैं टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ की वैल्यू किसी की भी निकल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर इस फॉर्मूले से हम बना दें तो ये एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से बेस्ड ना काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ इसी फॉर्मूले से। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी का कि ये कैसे आते हैं। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। टी हाफ फॉर द, और ये 2009 में आया था। ठीक है ना, टी हाफ फॉर द
हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर varies with E नोट एज, यहाँ पर जो ई नोट है ना वो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसको ए नोट ना लिखकर ई नोट लिख दिया है, बस इतना फ़र्क हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक टेबल सी बनेगी, ई नोट ये मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है हमारी 10⁻⁻² साथ में चल रहा है। यहाँ पर है टी हाफ जो कि हमारा सेकंड में है। जब हमारा ये 5.0 है, 4.0 है एंड 3.0 है, जब हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतने मोल पर लीटर दी गई है, तब टी हाफ की वैल्यू कितनी है सेकंड में? 240, 300, 400। क्वेश्चन समझ में आ गया है? What is the order of the reaction? ये फाइनली आपको निकालना है। What is the order of the reaction? सारी वैल्यू डाटा दिया हुआ है आपको बताना है रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अब ये कैसे निकालते हैं हम? देखो, फॉर्मूला यहाँ पर वही लगना है। जब भी हमें टी हाफ का और आपकी कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशनशिप दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, ये वाला। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब ये चीज़ हमारी कैसे होगी? देखो, इसको हम अगर यहाँ से इक्वल भी लगा दें तो भी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है टी हाफ का। इसी फॉर्मूले से हमें इसको करना है सॉल्व। अब देखो, यहाँ पर ये टी हाफ की वैल्यू दी गई है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, यहाँ पर भी टी हाफ की वैल्यू दी है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। तो हम कोई भी दो अगर सेलेक्ट कर लें, चाहे ये दो ले लो, ये दो ले लो या ये दो ले लो, तो कोई भी दो वैल्यूज़ हमें लेनी है। तो टी हाफ 1 हमें लेना है, जिसके लिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? A1, या इसको आप E नोट 1 भी लिख सकते हो। E नोट n-1, ठीक है। इसी तरीके से टी हाफ 1 की वैल्यू लिख लें, 240 है, इज इक्वल टू, इसके लिए इसकी वैल्यू 5 है, n-1, ठीक है। ओके, ये इक्वेशन हो गई 1। यहाँ से आगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम ये वाला ले लें, चाहे तो ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है, तो हम 300 ले लेते हैं। टी हाफ 2 अगर ये ले लें हम, तो यहाँ पर ई नोट डैश मान लो ये है और इसकी पावर n-1, ठीक है। ये डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये डैश वाली वैल्यू कितनी है? 4, 1/4 और पावर n-1, ठीक है। इतना हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड बाय 2। जब हम ऐसा करेंगे तो 240 डिवाइड बाय 300 आएगा और इधर आएगा 1/5 पावर n-1 डिवाइड बाय 1/4 पावर n-1। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब जब ये वैल्यूज़ हमारी मल्टीप्लाई में आएंगी तो ये रिवर्स हो जाएंगी ना। मल्टीप्लाई में जब वैल्यूज़ आएंगी तो ये रिवर्स हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर देखो 0 कैंसिल हो गया, इसको 3 से अगर आप डिवाइड करते हो
ये आ जाएगा 4/5, ये वैल्यू आ गई 4/5। इधर की वैल्यू जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप से है, ये हमारा यहाँ डिवाइड में और ये है ऐसे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आई हैं, अब तो आप समझ गए होगे क्या किया है ये और क्यों किया है ऐसे। ये इसलिए किया है क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ हमें सेम बनानी है जिससे कि हमारी पावर्स इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 की पावर n-1 है, 5 की पावर भी n-1 है, तो दोनों ही पावर्स को n-1 लिखना है। तो n-1 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो यानी जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो आया है 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं टी हाफ के निकालने वाले। तो इसमें एक ही फॉर्मूला है, इसी को हमें यूज़ करके वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, इस तरीके से आता है। अब ना हम करने वाले हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्हीनियस इक्वेशन। देखो आर्हीनियस इक्वेशन क्या कहती है, हमारी पूरी केमिकल काइनेटिक्स में जो टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप है वो इसी आर्हीनियस इक्वेशन से पता चलता है। तो हमने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हमने निकाला तो उसमें तो हमने दो रिलेशन देखे, रेट ऑफ रिएक्शन का विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ में, कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो किस तरीके से रेट पे फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ तो हमने देखी ऑर्डर, उससे हमने ऑर्डर निकाल लिया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि टेम्परेचर को अगर हम कम करें या ज़्यादा करें उससे रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ हमारी बताती है आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है ना, ओके। तो आर्हीनियस इक्वेशन के लिए ना जो एक फॉर्मूला होता है जनरल, वो हम लिखते हैं। सबसे पहले तो इसमें लिख लो कि ये होता क्या है, रिलेशन ऑफ टेम्परेचर with rate of reaction, relation of temperature with rate of reaction, या फिर कह सकते हैं और रेट कांस्टेंट कि उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो जो इसकी फॉर्मूला होता है जनरल वो होता है ये होता है आर्हीनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नेट में तो ख़ास तौर पे आते हैं। यहाँ पर ए क्या है हमारा, वेयर ए इज़ आर्हीनियस फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, पर ये ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तभी इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि जो इसकी यूनिट होती है ना, जो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको इसलिए कहा है क्योंकि ये हमारा होता है पर सेकंड। जो हमारी यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट की, वो किस में होती है, पर सेकंड में होती है। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो किस में होती है, वो भी पर सेकंड में होती है, जिसको हम हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है।
तो यही रीज़न है कि इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। बाकी इसका नाम जो है आर्हीनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा। अब यहाँ पर ना, और ये क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो नाम से ही पता चलता है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? जो एनर्जी हमारी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कराने के लिए, जो भी हमारी एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेट कराने के लिए। यानी कि अगर हमारा कोई इस तरीके से मॉलिक्यूल है, मान लो कोई यहाँ पर रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको उसकी अपनी तो इतनी एनर्जी है ना, इतनी तो एनर्जी उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी है, वो तो उसकी है ही। यहाँ तक अगर हम एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ इतनी जो है उसकी, ये तो एनर्जी उसकी है ही, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है। लेकिन उसको इतनी एनर्जी जो चाहिए वो एक्टिवेशन के लिए चाहिए, अगर उसको ऐसे पहुँचना है तो। यानी यहाँ पर एक स्टेट है जो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी की नीड तो है। तो यही एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी उसको चाहिए होती है टू रीच एट ट्रांजिशन स्टेट, वो कहलाती है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो पूरी एनर्जी हमारी बन जाती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये खुद की एनर्जी है, मान लो इसकी E1। तो अगर हमारी खुद की E1 एनर्जी, ER मान लो इसको, रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्लस जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये इज इक्वल टू जो होती है हमारी किसके इक्वल आ जाती है, इसको हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो भाई रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी तो इतनी है, इतनी उसको चाहिए मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो उसको पूरी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि इतनी एनर्जी जब उसको मिल जाएगी तभी वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये चीज़ होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं, एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, तो उसको भी कर लेते हैं। देखो इसी फॉर्मूले में ना हमें क्या करना है, मान लो लेट एट टेम्परेचर T1 rate constant is K1 and at temperature T2 rate constant is K2, rate constant is K2। अब हमारे पास ना दो ही रेट कांस्टेंट हैं और दो ही टेम्परेचर दिए हुए हैं। अब हमें बताना है इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा फिर। तो हम एक इक्वेशन में ये K1 पुट कर देते हैं, R T1 पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पे R के बारे में तो बात ही नहीं हुई, R हमारा गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल होती है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट होता है, R इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल, ठीक है ना। T टेम्परेचर है, A के बारे में बता दिया था। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इन दोनों इक्वेशन को ही हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 2 इक्वेशन डिवाइड बाय 1 कर दो, K2 अपॉन K1 आ जाएगा, A e टू द पावर माइनस E a अपॉन R T2 डिवाइड बाय A e टू द पावर माइनस E a अपॉन R T1। A से A कैंसिल, दोनों के केस में सेम ही होगा। इसको अगर हम ऊपर पहुंचा दें तो क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में हो जाएगी ना हमारी वैल्यूज़।
ओके तो यहाँ तक होने के बाद अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। यहाँ पर लिखती हूँ मैं K2/K1 तो एज इट इज़ है ही। अब हमने क्या किया, इस E को ना यहाँ पर अच्छा इसको ना हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, e⁻EA/RT1 डिवाइड बाय e⁻, ये माइनस का है ना, ये प्लस का हो जाएगा नीचे जाने पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना इसको। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमें तो इससे मतलब है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड ln इसका ले लेते हैं। ऑन टेकिंग log भी ले सकते हैं, ln भी ले सकते हैं, तो दोनों साइड हम वो ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने ln लिया e⁻EA/RT1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बीच में, प्लस ln e⁻−EA/RT2। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों साइड ln है, ln e और ln e हो जाता है आपस में इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बचा सिर्फ अच्छा ये वाली जो इक्वेशन है ये तो हमारी इधर आ जाएगी, ये तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो आगे आ जाती हैं ln के, तो ये तो आगे आ गई। तो इसको अभी 1 बाद में बनाएंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं -EA/RT2 ln e। अब हम ln e को बना सकते हैं 1। ln K2/K1 EA/RT1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस EA प्लस माइनस माइनस हो जाएगा RT2 ln e की वैल्यू 1। यहाँ से EA को और R को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, EA/R बचेगा क्या, 1/T1 माइनस 1/T2, यही बचेगा ln K2/K1। तो ये फॉर्मूला आया है आपका इसका, अगर दो टेम्परेचर दिए हों और दो ही हमें रेट कांस्टेंट दिए हों तो। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आएंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ln की वैल्यू हमारी क्या होती है 2.303 log। तो अगर हमें log की टर्म्स में निकालना हो तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ log ले लेते हैं तो log K2/K1 इज इक्वल टू EA ये 2.303 इधर है ना, अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे 2.303 तो ये इधर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ 1/T1 माइनस 1/T2। तो दोनों ही केस में आपका ये हो सकता है कि 2.303 की टर्म्स में होगा तो log होगा, और अगर 2.303 नहीं है तो ln होगा। देखो ये क्वेश्चन CSIR नेट में आता है, और ना एक बार ये क्वेश्चन आया था और मेरा ये गलत हो गया था, इसी वजह से गलत हुआ था क्योंकि इसमें 2.303 को मैंने याद नहीं रखा था। तो ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, जल्दीबाजी में वो मिस्टेक मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि हम एक दो चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं। तो इस 2.3 का फ़र्क पड़ेगा रिएक्शन में, तो इसलिए इसको भूलना नहीं है। अगर log ले रहे हो तो फिर ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है ना। कुछ कंपैरिजन टाइप करके क्वेश्चन था कि ये वाली वैल्यू आपको लेनी थी और इसका कंपैरिजन करना था और फिर आपको फाइंड आउट करनी थी एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन जो भी होगा हम आगे करेंगे, तो ये हो सकता है। अब इसी वाले फॉर्मूले को ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आप इसमें K1/K2 कर देते तो क्या होता, फिर ये अपोजिट हो जाता ना। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आपका ये K1/K2 हो और यहाँ पर हो EA/2.303R 1/T2 माइनस 1/T1। ये भी हो सकता है फॉर्मूला ना, ये भी हो सकता है। तो ध्यान रखना बस आप, ये जो भी आपकी ये
वैल्यूज़ हैं K1/K2 की, तो यहाँ पर T2/T1 जो है ये अपोजिट हो जाएगा। अगर ये पहले आ रही है ना, स्टार्टिंग में आ रही है, तो यहाँ पर T2 आएगा फिर बाद स्टार्टिंग में। इस तरीके से याद रख सकते हो आप इसको, अपोजिट होगा ये, ठीक है। तो ये होती है हमारी आर्हीनियस इक्वेशन। इसी में एक फॉर्मूला आप और लिख सकते हो। अगर आप इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, log K2/K1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो बाहर, माइनस EA/2.303 R, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस बाहर आएगा तो -1/T2 -1/T1। तो एक केस ऐसा भी बन सकता है कि जब हमारी दोनों चीज़ें K2, शुरू में K2 है और यहाँ पर भी शुरू में T2 है, पर उसमें नेगेटिव साइन फिर ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले किसी भी फॉर्म में आप इसको कर सकते हो। ये आपका होता है एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, आर्हीनियस इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर्हीनियस इक्वेशन होता है ख़त्म। इसके कुछ क्वेश्चंस हम आगे कर लेंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करेंगे। अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट होने वाला है रिवर्सिबल रिएक्शन, आपकी अपोजिंग रिएक्शन और आपकी जो है इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस। तो अब हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस सारे उसको देख लेना, एक बार क्वेश्चंस ट्राई करके देख लेना, आपको कहीं से भी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।